सहेली ने 30 लाख की ऑफर दी और कहने लगी कि मेरे अब्बा को राजी कर दो, वरना वो हमारा जीना मुहाल कर देगा। मैं इज्जत का सौदा न कर सकती थी, मगर 30 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। कुछ दिन सोचने की मोहलत मांगी, मगर वो ना मानी और 30 लाख अदा करके बोली, आज रात 8 बजे। मेरे होश उड़ गए उस रात। मैं अपनी सहेली के बहुत इसरार पर उसके घर गई थी। हम दोनों 10वीं जमात की तालिबा थी, लेकिन मैं बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और मायरा बहुत अमीर थी, लेकिन फिर भी उसमें गुरूर नाम का नहीं था। वो अमीर लड़कियों की तरह घमंडी किस्म की नहीं थी। मेरी क्लास में और भी बहुत सी अमीर लड़कियां पढ़ती थी, लेकिन सबको छोड़कर उसने मुझसे दोस्ती की थी। मैं एक ज़हीन तालिबा थी, इसलिए मेरी फीस स्कूल वालों ने मेरे हालात के पेश नज़र आधी कर दी थी। स्कूल की मैडम जब मेरा रिजल्ट देखती तो कहती कि तुम्हारी फीस मैं अदा करूंगी, लेकिन मैंने तालीम का सिलसिला नहीं छोड़ना, क्योंकि वो मेरे हालात से अच्छी तरह से वाकिफ थी। मायरा 9वीं जमात में थी और हमारे स्कूल में दाखिल हुई थी और 1 साल में मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन न जाने क्यों मुझे हमेशा मायरा से एक झिझक सी महसूस होती थी। वो मुझसे कहती थी कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, हमें अपने ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, तुम मेरे घर आया करो, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। ये बात सुनकर मैं हमेशा घबरा जाती थी। मेरा घर पसमानदा से इलाके का एक पुराना सा घर था, बिल्कुल खस्ता हालत में। अपनी अमीर तरीन दोस्त को क्या वहां लाती, लेकिन एक दिन वो मेरे घर आ गई। मैं अपने आप में ही बड़ी शर्मिंदा हुई जा रही थी, लेकिन मायरा का ज़र्फ बड़ा कमाल का था। उसने एक बार भी मेरे पुराने घर से देखकर नाक मुंह नहीं चढ़ाया था, बल्कि घुल मिलकर सबसे बातचीत कर रही थी। मेरी अम्मा ने दाल बनाई थी, लेकिन मेरी दोस्त को देखकर फटाफट से चादर पहनी और बाजार से चिकन ले आई। लेकिन मायरा ने दाल के साथ ही रोटी खाई थी। कहने लगी, आंटी आपके हाथ में तो जादू है, हमारी बावर्चन ऐसे शानदार खाने नहीं बनाती जैसी आपने ये दाल बनाई है। मायरा के दोस्ताना रवैये से मुझे कुछ हौसला हुआ था। एक बार वो कहने लगी कि फायजा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आज तुम लाजमी मेरे साथ मेरे घर चलोगी। अम्मी ने भी मुझे इजाजत दे दी थी। कहने लगी, तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, जरा सा भी नखरा नहीं है इसमें। मैं उसकी गाड़ी में बैठते हुए सुबकी सी महसूस कर रही थी। न जाने क्यों मुझे अपनी कम मायगी का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था। जब वो मेरे घर आई थी तो बहुत कुछ अपने साथ तोहफे के तौर पर लाई थी, लेकिन मैं उसके घर यूं ही खाली हाथ जा रही थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि कुछ लेकर जा सकती। जैसे ही गाड़ी उसके बड़े से बंगले के सामने रुकी तो मुझे अपना आप उसके सामने और भी छोटा लगने लगा। मैंने गेट खोला, गाड़ी अंदर पोर्च पर जाकर रुक गई। मायरा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई। लाउंज में उसकी वालिदा सोफे पर बैठी मुलाजिमीन पर हुक्म चला रही थी। मुझे देखा तो नजरअंदाज कर गई। उन्हें सलाम किया तो उन्होंने रूखा सा जवाब दिया और ऊपर अपने कमरे में चली गई। मायरा का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसने अपनी बावर्चन से कहकर बहुत सारे खाने मेरे लिए मेरी पसंद के बनवाए थे। अभी हम खाना खा ही रहे थे जब उसके वालिद अचानक से अंदर दाखिल हुए। मुझे देखकर वहीं ठिठक गए। मायरा ने उनसे मेरा तारुफ करवाया। वो एक पुरवकार शख्सियत के मालिक थे, 35 से 40 साल के बीच की उम्र के थे। मुझे देखकर मायरा से कहने लगे, तुम्हारी दोस्त तो बड़ी प्यारी है। उनकी बात सुनकर मैं नजरें झुका गई। मैं वाकई बेहद हसीन किस्म की लड़की थी। इस गुर्बत में बस एक हुस्न से ही माला माल थी। वो भी हमारे सामने टेबल के पास कुर्सी खींच कर बैठ गए। कहने लगे, मुझे भूख तो नहीं है, मैं तो अचानक किसी काम से घर आया था, लेकिन तुम्हारी दोस्त आई हुई है तो मेजबान का काम है कि मेहमान को वक्त दे। वो खाने के दौरान भी मुझे ही देख रहे थे। जब तक खाना खाते रहे मुसलसल उनकी नजरें मुझ पर टिकी रहीं। न जाने क्यों मुझे उनकी नजरों से उलझन हो रही थी। कहने को मायरा के वालिद थे, लेकिन देखने में बहुत शानदार शख्सियत के मालिक थे। अपने आप को अभी तक जवान रखा हुआ था। सिर्फ उनकी कनपटी के करीब ही कुछ बाल सफेद थे। मुझे वो बिना आंखें झपकाए देखे ही जा रहे थे। न जाने उनकी नजरों में ऐसा क्या था। मैं ढंग से खाना नहीं खा पाई, जल्दी ही टेबल से उठ गई। मायरा कहने लगी, क्या हुआ फायजा, खाना तो खाओ। मैंने कहा, बस मुझे इतनी ही भूख थी। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा, हालांकि सिर्फ 3 बजे थे। मैं 5 बजे तक की इजाजत अपनी वालिदा से लेकर आई थी, लेकिन मायरा के वालिद की नजरें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने कहा, मायरा मुझे घर छुड़वा दो, बहुत देर हो गई है। मायरा कहने लगी, अभी इतनी जल्दी भी क्या, 5 बजे तक तो रुको, अभी तो ड्राइवर घर पर ही नहीं है, किसी काम से गया है। अब मैं उसे क्या कहती कि मुझे उसके वालिद की नजरों से उलझन महसूस हो रही है। मैंने कहा, नहीं, बस मुझे घर में काम है, मुझे घर जाना है। अपने ड्राइवर से कहो कि आ जाए घर और मुझे छोड़ आए। मेरा ये कहना था कि सामने खड़े मायरा के वालिद कहने लगे, मैं ऑफिस वापस जा रहा हूँ, अपनी दोस्त से कहो कि मेरे साथ चले, मैं इसे इसके घर छोड़ देता हूँ।
ये सुनकर मैं तजब्जुब का शिकार हो गई थी। मैंने कहा, नहीं अंकल, आप रहने दें, जब ड्राइवर आएगा मैं तब चली जाऊंगी। मैं उस शख्स के साथ कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी किस उलझन का शिकार थी, लेकिन मुझे मायरा के वालिद की नजरें अच्छी नहीं लगी थी। मेरी बात सुनकर वो शख्स कहने लगा कि ड्राइवर तो रात 8 बजे से पहले नहीं आएगा। मैंने उसे काम से भेजा है और वो करके ही वापस आएगा। वो इस वक्त शहर से काफी दूर है। देख लो, अगर तुम रात 8-9 बजे तक रहना चाहती हो तो बेशक रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी। 8 बजे तक तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती थी, इसीलिए मैं जाने के लिए तैयार हो गई। जब मैं गाड़ी की पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलने लगी तो उन्होंने फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। कहने लगे, यहाँ आकर बैठो मेरे बराबर। मैं कोई ड्राइवर थोड़ी हूँ जो तुम पीछे बैठ रही हो। न जाने क्यों मैं बेहद नर्वस थी, समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपनी सोच को झटका कि वो मायरा के वालिद हैं, मेरे भी बाप की जगह है। हो सकता है मुझे मायरा की तरह ही समझ रहे हो और मैं खामखाही उनकी नजरों से परेशान हो रही हूँ। मैं आगे आकर सीट पर बैठ गई। उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। मेन रोड पर जैसे ही वो आए, मैंने अपने घर का पूरा रास्ता उन्हें समझा दिया था, लेकिन वो मेरी बात कम सुन रहे थे और मेरी शक्ल की तरफ ज्यादा देख रहे थे। मेरे घर के पास उन्होंने गाड़ी रोकी और फिर जैसे मैं नीचे उतरने लगी कहने लगे, 1 मिनट रुको। एक नजर उन्होंने मेरे घर को देखा, फिर उन्होंने जेब से बटुआ निकाला, 5000 का नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगे, ये रखो। मैंने कहा, ये किस लिए? मुझे उनकी बात बहुत बुरी लगी थी। बेशक मैं गरीब थी लेकिन खुददार थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पैसे थमा दिए और कहने लगे कि हमारे घर जो पहली बार आता है मुझे कुछ ना कुछ जरूर तोहफे में देते हैं, और तुमने तो इतनी जल्दी मचाई कि मायरा तुम्हें कोई तोहफा ही नहीं दे पाई, इसीलिए अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना, इनकार मत करना। खूबसूरत लड़कियां इनकार नहीं करती। बड़े नर्म लहजे से उन्होंने मुझे कहा और मेरे हाथ को बेतकल्लुफी से पकड़कर उसे 5000 का नोट रख दिया। मजबूरन मुझे वो पैसे रखने पड़े। पैसे पकड़ाते हुए उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा था। मैंने अपना हाथ छुड़वाया और गाड़ी से नीचे उतर के अपने घर के अंदर चली गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी आजमाइशों की शुरुआत थी। अगले रोज मैं स्कूल गई तो मायरा न जाने क्यों खामोश सी थी, मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। मैं उससे जब भी बात करती वो सर दर्द का बहाना बनाकर चुप हो जाती। मुझे लगा शायद वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो मुसलसल 1 हफ्ते से मुझे नजरअंदाज कर रही थी। जब भी मैं उसके पास आती वो उठकर चली जाती और दूसरी लड़कियों के साथ जाकर बैठ जाती। मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा वो इसलिए कर रही है कि मैं गरीब हूँ और वो अमीर है, क्योंकि उसने पहले तो ऐसा कोई फर्क नहीं रखा था। एक बार मैंने उसे कहा कि तुम्हें अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे बताओ, तुम क्यों मुझसे उखड़ी सी रहती हो? वो कहने लगी, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी तेज निकलोगी। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान हुई। मैंने कहा, मायरा मैंने क्या किया है? वो कहने लगी, तुमने तो वो किया है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कैसी चालबाज लड़की हो तुम। मुझे बिना कोई वजह बताए मुझे बातें सुनाकर वो चली गई और ये भी कह गई कि आज के बाद मैं उसके सामने भी ना आऊं। उसकी बात का मुझे बेहद अफसोस हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि उसने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। मैंने ऐसा भी क्या किया है? बहरहाल मैं घर आ गई। उसी शाम मेरे घर का दरवाजा बड़ी जोर से धड़धड़ाया गया था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मायरा खड़ी थी। आंखों से लग रहा था जैसे रोई हो। उसकी आंखें गुलाबी भी हो रही थी। मैंने समझा शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए वो मुझसे माफी मांगने के लिए आई है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जो बात मुझसे करने के लिए आई है वो बात ही मेरे होश उड़ा देगी। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि उसे मुझसे बात करनी है। मैंने कहा, अंदर आओ। मेरी वालिदा भी बैठी थी। उनके सामने मायरा कुर्सी पर बैठ गई। मैं अपनी वालिदा के साथ चारपाई पर बैठ गई। वो कहने लगी कि फायजा, अगर तुम मेरे बाप को खुश कर दो तो मैं तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगी। उसकी बात सुनकर तो मैं दंग रह गई। उसने मुझे क्या समझकर ये बात की थी? मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किस किस्म की बातें कर रही हो? वो कहने लगी कि मेरा बाप हमारा जीना मुश्किल कर देगा अगर तुम रात को उसके पास ना गई तो। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा, निकलो मेरे घर से बाहर। तुमने मुझे किस किस्म की लड़की समझ रखा है? बेशक मैं गरीब हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। मैंने उसे अच्छी खासी सुनाकर घर से निकाल दिया। वो कहने लगी कि बहुत पछताओगे, लेकिन मैंने उसकी कोई बात न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी वालिदा भी ये सुनकर बेहद परेशान हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे नहीं पता था कि मायरा इतनी घटिया सोच की मालिक होगी या फिर गरीब को इंसान मुफ्त का माल समझकर जो चाहे बोल सकते हैं, जैसे कि इज्जत का हक सिर्फ अमीर लोगों को होता है।
चंद रोज बाद ही मेरे वालिद जहाँ पर नौकरी करते थे वहां से उनकी नौकरी छूट गई। वो घर पर मायूस लौटे और कहने लगे कि उनकी नौकरी छूट गई है। तो मैं बेहद परेशान हो गई। हमारा शुमार उन लोगों में होता था जो रोज की कमाकर रोज ही खाते थे। अब्बा कमाते थे तो पूरा महीना फिर भी बहुत मुश्किल से गुजरता था। बचत नाम की कोई चीज हमारे घर में ना थी। अब्बा रोज काम ढूंढने के लिए जाते लेकिन खाली हाथ वापस लौट आते। अब्बा अब चुप चुप से रहने लगे थे। अभी नौबत आ चुकी थी कि हम बस 24 घंटे में एक वक्त ही खाना खाते थे। मैंने चंद ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी लेकिन इससे भी घर कहाँ चल सकता था। हम पर ये मुसीबत ही कुछ कम न थी कि एक दिन अब्बा ने बेरोजगारी का इतना गम लिया कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। अब्बा के सीने में ऐसा दर्द उठा कि हम दोनों माँ बेटी उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा कि अगर इनका ऑपरेशन नहीं करवाया तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। हमारे पास तो बेचने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे बेचकर अब्बू का इलाज करवा देते। मैं रोने लगी। मेरी वालिदा कहने लगी तुम मायरा से माफी मांग लो, उसे मदद मांगो, वो हमारी मदद कर देगी, तुम्हारी दोस्त है, पैसे वाले भी है। मेरे पास मायरा से मदद मांगने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैं रोते उसके घर तक पहुंची। मायरा उस वक्त घर पर अपनी वालिदा के साथ मौजूद थी। मैंने उसे कहा कि मेरे वालिद को हार्ट अटैक हुआ है और अगर उनका ऑपरेशन ना हुआ तो उन्हें कुछ भी हो सकता है, मेरी मदद कर दो। वो कहने लगी मैं तुम्हें 30 लाख देने को तैयार हूँ लेकिन तुम्हें मेरे बाप को राजी करना होगा। अगर तुम मेरे बाप के साथ एक रात गुजार लो तो मैं तुम्हें 30 लाख रुपए की रकम दूंगी। ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने कहा कि ये सब नहीं कर सकती, मुझे सोचने का वक्त दो। वो कहने लगी तुम्हारे बाप के पास इतना वक्त नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाप की जिंदगी बच जाए तो मेरे बाप को खुश कर दो, एक रात ही की तो बात है। फिर उसने मुझे कुछ कागजात पकड़ाए। कहने लगी जब मेरा बाप तुम्हारे करीब आने लगे तो उसे पेपर पर साइन करवा लेना और ये पेपर मुझे दे देना। वो एक स्टाम्प पेपर था और बिल्कुल खाली था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे पैसे दे दो, मुझे हॉस्पिटल में जमा करवाने हैं। उसने मुझे चंद लाख का चेक पकड़ा दिया। कहने लगी बाकी पैसे काम होने के बाद दूंगी। मैंने वो पैसे हॉस्पिटल में जमा करवाया और अम्मा से कहा कि मैं सुबह लौट कर आऊंगी। ये कहकर मैं जैसे ही मायरा के बंगले में दाखिल हुई मैंने उसकी और उसकी वालिदा के माबैन होने वाली बातें सुन ली। वो मेरी आमद से बेखबर थी। जो हकीकत मुझ पर खुली मुझे वो सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। कुछ देर में दरवाजा खटका। अंदर गई तो दोनों माँ बेटी मोहताज सी हो गई थी। मैंने कहा कि कहाँ है तुम्हारे वालिद, मुझे बताओ। उसने सामने कमरे की तरफ इशारा किया। कहने लगी कि याद से पेपर पर साइन करवा लेना। मैंने इस बात में सर हिलाया। दरवाजे पर दस्तक दी। उसके वालिद के कमरे में दाखिल हुई। वो नाइट सूट पहने बेड पर दराज थे। मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। कहने लगे दरवाजा बंद करके लॉक कर दो। मैंने दरवाजा बंद किया और उसे लॉक कर दिया। वो उठकर बैठ गए। कहने लगे मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे हुस्न का असीर हो गया हूँ। मैं एक हुस्न परस्त शख्स हूँ। खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी हैं। इसीलिए मैंने मायरा और अपनी बीवी से कहा था कि अगर वो तुम्हें एक रात के लिए मेरे पास भेज दें तो उनकी सारी अय्याशियां ऐसे ही बर्दाश्त करता रहूंगा, वरना उन्हें बेदखल कर दूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मुझे आपके साथ रात गुजारने में कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं कोई भी गुनाह का काम नहीं करना चाहती। आप मुझसे निकाह कर लें, बेशक सुबह तलाक दे दीजिएगा, लेकिन बिना निकाह के मैं आपके साथ कोई भी ताल्लुक कायम नहीं करना चाहती। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। तब वो मुझे गौर से देख रहे थे और फिर कहने लगे कि ठीक है, मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ। उन्होंने किसी को फोन किया और कुछ देर बाद ही एक निकाह ख्वाह उनके कुछ दोस्त आ गए। वहीं हमारा निकाह हुआ और निकाह के बाद वो लोग जा चुके थे। रात को जब मेरे शौहर मेरे करीब आने लगा तो मैंने वो स्टाम्प पेपर्स उनके सामने रख दिया। वो कहने लगे ये क्या? मैंने कहा ये मायरा ने मुझे दिया है, कह रही थी कि इसमें आपके दस्तखत करवा दूं। जब तक आप साइन न करें मैं आपको करीब ना आने दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। मैंने कहा कि वो सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है और इसके बाद वो आपको हर चीज से बेदखल कर देगी। ये सुनकर मुझे देखने लगे और कहने लगे कि तुम चाहती तो सच में मुझसे छुपा भी सकती थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे साथ झूठ नहीं बोला। फिर कहने लगे मेरी बीवी और बेटी बहुत अय्याश हैं, पहले भी ऐसी बड़ी कोशिशें कर चुकी हैं, हालांकि मैं उनके साथ हमेशा अच्छा रवैया रखा है। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत नहीं करती, मुझे बहुत घटिया कमतर समझती है क्योंकि मैं पहले गरीब इंसान था। दौलत कमाने के बाद मुझे अपनी खुदगर्ज बीवी की कुर्बत की ख्वाहिश ही नहीं रही, इसीलिए मैं बेराह रवि का शिकार हो गया। यही वजह है कि मेरी बीवी अब सब कुछ अपने नाम करवा के मुझे बेबस करना चाहती है, लेकिन तुमने मुझे सच बताकर अच्छा किया। अगली सुबह मैंने उनसे कहा कि आप चाहें तो मुझे तलाक दे सकते हैं, तो वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि नहीं, मैं तुम्हें हमेशा अपनी बीवी बनाकर ही रखूंगा। ये कहकर जब वो मुझे कमरे से बाहर लाए तो उन्होंने वो स्टाम्प पेपर मायरा को पकड़ा दिया।
کہنے لگے کہ میں تمہاری ساری منصوبہ بندی سمجھ چکا ہوں. تم لوگوں کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خریدا ہے، تم دونوں وہاں جا سکتی ہو، ورنہ جہاں چاہو جاؤ، کیونکہ اس گھر میں میری یہ بیوی رہے گی جو میرے ساتھ باوفا ہے. یہ سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی. میں نے ناجائز اور حرام کام سے بچ کر ایک جائز رشتہ قائم کیا تھا. شاید اسی لیے اللہ نے میری قسمت بھی بدل دی.